हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज है 5 मार्च 2024। आई होप आप लोग इस क्लास को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। ये क्लासेस बेसिकली जो है वो हर दिन सुबह 8 बजे आती है और यहाँ पे ये जो क्लासेस है ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी एग्ज़ाम्स जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स है, चाहे वो एसएससी के लेवल के हो या पीसीएस के लेवल पे हो या बैंकिंग के लेवल के हो या पुलिस के लेवल पे हो, वो सभी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बारीकी से इसको समझते हुए चलिएगा, चीज़ों को कवर करते हुए चलिएगा, नोट्स बनाते हुए चलिएगा। जो पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं, ये लेक्चर जो है वो बाइलिंगुअल में कवर कराया जाता है, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अच्छे से इसको रिवाइज करते हुए चलिएगा, नोट्स बनाते हुए चलिएगा और हर एक करंट अफेयर को कवर करते हुए चलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला न्यूज़ से। सबसे पहला न्यूज़ आपके सामने जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सुमन कुमारी, इनका नाम क्या है, सुमन कुमारी है, जो कि बीएसएफ की पहली वुमेन स्नाइपर के रूप में यहाँ पे बनी है। ये देख सकते हैं, सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर है। इनका नाम है सुमन कुमारी, याद रखिएगा। ये बेसिकली इंदौर के सेंट्रल स्कूल से इन्होंने बेसिकली 8 वीक का स्नाइपर कोर्स यहाँ पे इन्होंने कंप्लीट किया है, देख सकते हैं। और बीएसएफ को पहली महिला स्नाइपर के रूप में मिली है, जिनका नाम है सुमन कुमारी। ठीक है, इंदौर के सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन्स एंड टैक्टिक्स से इन्होंने पहली स्नाइपर का कोर्स जो है वो इन्होंने यहाँ पे कंप्लीट किया है। और यहाँ पे देख सकते हैं, पहली वुमेन स्नाइपर जो है वो बीएसएफ के रूप में ये बन गई है। इन्होंने कोर्स पूरा कर लिया है, देख सकते हैं। यहाँ पे इनको इंस्ट्रक्टर ग्रेड के रूप में इन्होंने प्रशिक्षक प्रशिक्षक ग्रेड हासिल यहाँ इन्होंने किया है कोर्स में, ये ध्यान रख सकते हैं। इसके साथ साथ अभी ये जो है ये प्लाटून में कमांडिंग है, कहाँ पे, पंजाब में। तो प्लाटून की कमान यहाँ पे संभाल रही है, कहाँ पे, पंजाब में। और अभी फ़िलहाल स्नाइपर का कोर्स सीमा पार से स्नाइपर हमलों का खतरा देखने के बाद स्नाइपर कोर्स के लिए स्वेच्छा से इन्होंने काम किया था, देख सकते हैं। तो ये अभी आप देख सकते हैं, ये न्यूज़ में काफ़ी बनी हुई है। याद रखिएगा, पहली महिला स्नाइपर जो है सुमन कुमारी है, याद रखिएगा। आज के डेट में पंजाब में ये तैनात है, इसको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्मृति ईरानी जी के द्वारा यहाँ पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ पे इस लॉन्च किया गया। इसके तहत इन्होंने यहाँ पे ये इस कार्यक्रम में हज सुविधा मोबाइल ऐप इन्होंने लॉन्च किया। हज सुविधा मोबाइल ऐप इन्होंने, ये एक तरह से हज गाइड को लेकर के है 2024 में, उसी को लेकर के यहाँ पे हज सुविधा मोबाइल एप्लीकेशन यहाँ पे इनके द्वारा लॉन्च किया गया। पिछले साल की अगर हम लोग बात करें तो 4000 वुमेन जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पे हज के लिए गई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेडी विदाउट महरम श्रेणी के तहत 4000 से अधिक महिलाएं जो है सफलतापूर्वक हज के लिए यहाँ पे गई थी। और इस साल की अगर बात करें, इस साल जो आंकड़ा की अगर हम लोग बात करें तो हज के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं LWM कैटेगरी के लिए 5000 से अधिक महिलाओं ने आवेदन किया है, देख सकते हैं। तो लेडी विदाउट महरम कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें तो महराम कैटेगरी की बात करें तो इस साल 5000 महिलाएं जो है जो आवेदन की है हज को लेकर के। तो पिछले साल के कंपैरिजन में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा इस साल। और उन्हीं के लिए ये सुविधा मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो न्यू दिल्ली में यहाँ पे लॉन्च किया गया है, एक तरह से गाइड के रूप में। ठीक है, ये मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो सहायता देगा। सहायता किनको देगा, तीर्थ यात्रियों को देगा। किसी भी तरह का ज़रूरत के मामले में अधिकारियों को अपना स्थान प्रदान करने में सहायता करेगा, शेयर करने के लिए हेल्प करेगा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या फीचर्स है, कहाँ कहाँ पे उनको सपोर्ट मिल सकता है। लोकेशन वाइज ट्रैक करने में उनको ये सुविधा के थ्रू बहुत ज़्यादा इजी होगा। तो आप देख सकते हैं, ये हज सुविधा मोबाइल ऐप यहाँ पे लॉन्च किया गया है स्मृति ईरानी जी के द्वारा, ये ध्यान रख सकते हैं। जो कि अभी हज के लिए जो लोग जाने वाली, खास करके महिला, उनको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम ना आए हज के दौरान। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं, सुविधा मोबाइल ऐप स्मृति ईरानी जी के द्वारा लॉन्च किया गया प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान। अगले यहाँ पे देख सकते हैं 21 फीट टॉल यहाँ पे महाराणा प्रताप का स्टैचू जो है वो हैदराबाद में इसका अनावरण किया गया है। देख सकते हैं कितना फीट है, 21 फीट। ध्यान से चीज़ों को समझते हुए चलिएगा, जितने भी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है अच्छे से इसको कवर कीजिएगा। लास्ट में कुछ क्वेश्चंस है, देखते हैं कितने लोग इस करंट अफेयर के पोर्शन को अच्छे से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। जितना अच्छे से सुनिएगा उतना अच्छे से आप सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पाइएगा। लास्ट में क्वेश्चंस है, ध्यान से समझिए, कहीं से भी वो क्वेश्चंस रह सकते हैं। ठीक है, तो 21 फीट की महाराणा प्रताप का यहाँ पे अनावरण किया गया, कहाँ पे, हैदराबाद में। ठीक है, और ये महाराणा प्रताप की अगर हम लोग बात करें
तो ये अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे महाराणा प्रताप चौक पर राजपूत राजा महाराणा प्रताप की 21 फुट की प्रतिमा को यहाँ पे स्थापित किया गया है। महाराणा प्रताप चौक कहाँ पे? हैदराबाद में। ठीक है, ये स्टैचू जो है यह महाराणा प्रताप जागृति मंच द्वारा स्थापित की गई थी। देख सकते हैं जो पहला ऐसा इस तरह का स्टैचू जो है, पहली इस तरह की पहली प्रतिमा आपको दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं, जो कि महाराणा प्रताप जी का आपको देखने को मिलेगा। ये जो पहल थी, इसके इसके पीछे कौन शामिल थे? तो ये पीछे इसके पीछे जो ये जो इनिशिएटिव था और इसके पीछे जो थे वो ठाकुर सुरेंद्र सिंह थे, जिनके द्वारा ये जो है 21 फीट महाराणा प्रताप स्टैचू जो है इनका यहाँ पे इसको स्थापित किया गया है। जो कि बेसिकली कौन है? सुरेंद्र सिंह कौन है? तो युवा नेता है। देख सकते हैं ये राजपूत समुदाय के युवा नेता है, जिनके द्वारा बेसिकली ये पहल की गई थी और इसका क्रियान्वयन यानी एक्सक्यूशन यहाँ पे इन्हीं के द्वारा किया गया है। 21 फीट टॉल महाराणा प्रताप का स्टैचू देख सकते हैं यहाँ पे महाराणा प्रताप चौक में, हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, अगर मैप की बात करूँ, मैप आप देख सकते हैं, ये मैप आपको देखने को मिलेगा। ये आप इस लोकेशन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, हैदराबाद क्या है? तेलंगाना का कैपिटल है। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो रेवंत रेड्डी है। तमिलसाई साउंडराजन यहाँ के राज्यपाल है। 2 जून 2014 को 29th राइज के रूप में ये आपका क्या हुआ था, ये बेसिकली राज्य घोषित हुआ था, राज्य निर्माण हुआ था 29th स्टेट के रूप में। आज के डेट में टोटल कितने स्टेट है? 28 है, ये याद रखिएगा। पहले ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, अब जाकर के ये अपना अलग राज्य है 2014 से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी कैपिटल जो है वो हैदराबाद है। ठीक है, क्लियर? तो ये ध्यान रख सकते हैं, ये बेसिकली हैदराबाद से रिलेटेड न्यूज़ है। अगला न्यूज़ जो है वो बेसिकली दुबई से रिलेटेड है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे ये रेस हो रहा है। ये जेट सूट रेस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये दुनिया का पहला जेट सूट रेस आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे हो रहा है? ये दुबई में हो रहा है। यहाँ पे पायलट्स आप देख सकते हैं, आयरन मैन की तरह पायलट्स आपके यहाँ पे जो है वो शामिल हुए हैं और जो ये रेस आपके कर रहे हैं। ठीक है, इस रेस में आपके पॉल जोनस जो है वो आपके पहले स्थान है। फ्रेडी हे जो है वो सेकेंड एंड थर्ड प्लेस, सॉरी, पॉल जॉन्स यहाँ पे सेकंड प्लेस, फ्रेडी हे जो है यहाँ पे थर्ड प्लेस। और यहाँ पे 90 सेकंड का रेस हुआ था। ईसा कल्फन जो है वो यहाँ पे पहला स्थान जो है इनके द्वारा हासिल किया गया है। 90 सेकंड की इस रेस में ईसा फल कल्फोन जो है वो पहला स्थान यहाँ पे हासिल किया, ये ध्यान रख सकते हैं। और ये बेसिकली कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? तो ये दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल और ग्रेविटी कंपनी के द्वारा इसको पहली जेट सूट रेस के रूप में इसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। 8 लोग इसमें शामिल हुए थे दुनिया के पहले जेट सूट रेस में दुबई में। और ये बेसिकली रेस जो था वो 90 सेकंड का था। और इस 90 सेकंड में ईसा कल्फोन के द्वारा यहाँ पे पहला स्थान हासिल किया गया। पॉल जोनस सेकंड स्थान पे रहे हैं और फ्रेडी है ये थर्ड स्थान पर रहे हैं। ठीक है, देख सकते हैं आयरन मैन के सूट की तरह आप यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये रेस यहाँ पे हो रहा था कहाँ पे? दुबई में। ठीक है, याद रहेगा ये पहला जेट सूट रेस आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि दुनिया का पहला आपको दुबई में देखने को मिला है। उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है। ठीक है, दुबई लोकेशंस की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं दुबई एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको दुबई देखने को मिल रहा होगा। ये गल्फ़ ऑफ ओमान है, ओमान की खाड़ी। यहाँ से जब आप इस तरफ आते हैं अरब सागर से गल्फ़ ऑफ ओमान आपको देखने को मिलेगा। फिर इधर से आप आइएगा ऊपर की तरफ तो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देख सकते हैं। और फिर इधर से आप पर्सियन गल्फ़ की तरफ आ जाएंगे और यहीं पे आपको दुबई देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ आप ऊपर में ईरान देख सकते हैं। ठीक है, यूएई पूरा कंट्री देख सकते हैं। अबू धाबी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओमान देख सकते हैं, सऊदी अरबिया देख सकते हैं, कतर देख सकते हैं। ये सारे अब कंट्री यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 33.3 लाख यहाँ की पॉपुलेशन है। दुबियन यहाँ की आप देख सकते हैं, डेमोनिम है। इमिरेट्स यहाँ पे दुबई है। फाउंडेड किसके द्वारा किया था? ओबिद बिन सैयद और मखदूम बिन बुटी अल मखदूम यहाँ पे इनके द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये इसको ध्यान रख सकते हैं। आइए अगले बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ यहाँ पे आपका ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है और ये ट्रांजैक्शन से रिलेटेड भारत और नेपाल के बीच में आपको ये न्यूज़ देखने को मिलेगा। भारत और नेपाल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर डिजिटल पेमेंट कॉरिडोर का यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। देख सकते हैं भारत का जो यूपीआई है, हम लोग यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूज़ करते हैं
और नेपाल में क्या यूज़ होता है, नेपाल में नेशनल पेमेंट इंटरफेस यूज़ होता है, NPI। ठीक है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एकीकृत हुआ है, कोलैबोरेशन हुआ है, यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। नेपाल के एम्बेसडर और जो है, जो इंडिया में, भारत में नेपाल के जो राजदूत है वो कौन है, शंकर शर्मा, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जून 2023 में NIPL, इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड एंड नेपाल क्लियरिंग हाउस लिमिटेड, NCSL, इन दोनों के द्वारा कोलैबोरेशन हुआ है। इन दोनों के द्वारा यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिजिटल भुगतान की सुविधा के लिए इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे सहयोग किया है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड नेपाल के सिटीजन के द्वारा यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 2 लाख पर ट्रांजैक्शन यहाँ पे जो है वो आप भेज सकते हैं। नेपाली नागरिक अब प्रति लेन देन 2 लाख रुपए तक नेपाल भेज सकते हैं। ये यहाँ पे इससे इनको ये फ़ायदा मिला है, इस कॉरिडोर के माध्यम से इनको ये फ़ायदा मिला है, ये ध्यान रख सकते हैं। उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रख सकते हैं, यहाँ पे इंडिया का UPI और नेपाल का NPI, इनके द्वारा यहाँ पे सहयोग हुआ है। और नेपाल के एम्बेसडर कौन है, शंकर शर्मा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इनके द्वारा यहाँ पे यह इनिशिएटिव नेपाल की तरफ से लिया गया। ठीक है, क्लियर, उसी से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। नेपाल की अगर हम लोग बात करें तो ये आप देख सकते हैं, ये वाला आपका एरिया जो है वो इसका कैपिटल है काठमांडू। ऊपर चाइना आप देख सकते हैं, नीचे इंडिया देख सकते हैं। ठीक है, नेपालीज रुपीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। पॉपुलेशन 3 करोड़ है। लैंग्वेज नेपाली बोली जाती है। पुष्प कमल दहल यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, जनरली हिमालय पे ये आपका सिचुएटेड है। इंगो गंगेटिक प्लेन आप यहाँ पे इसका मैदानी एरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उसी से रिलेटेड न्यूज़ है। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के तरफ। अगला न्यूज़ जो है वो बेसिकली यहाँ पे यमुना नदी को लेकर के है। और यमुना नदी को लेकर के यहाँ पे राजस्थान और हरियाणा के बीच में एक यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ है। ये एग्रीमेंट कब हुआ था, 1994 में ये एग्रीमेंट हुआ था। अब इस समझौते के अनुसार राजस्थान को अब यमुना जल का क्या किया जाएगा, अपना हिस्सा मिलेगा, अपना हिस्सा यहाँ पे इनको मिलेगा। तो राजस्थान राज्य के हरियाणा के साथ 1994 के समझौते में निर्दिष्ट आवंटन के अनुसार यमुना जल का अपना यहाँ पे हिस्सा मिलेगा, ये ध्यान रख सकते हैं। हरियाणा और राजस्थान ने हाल ही में हरियाणा के हथनीकूट से राजस्थान के हिस्से की यमुना जल के हस्तांतरण के लिए संयुक्त रूप से एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को यहाँ पे तैयार करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया है। देख सकते हैं एक डिटेल रिपोर्ट यहाँ पे हरियाणा और राजस्थान के बीच में रिसेंट में साइन हुआ है। इस एग्रीमेंट के तहत यहाँ पे साफ बताया गया है कि राजस्थान के पास कुछ शेयर यमुना वाटर को यहाँ पे हथनी कुंड हरियाणा से यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा। यहाँ पे इनको पूरा अधिकार यहाँ पे राजस्थान को यहाँ पे देखने को मिलेगा यमुना नदी को लेकर के, ये ध्यान रख सकते हैं 1994 के समझौते के अनुसार। ठीक है, उसी को लेकर के ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो एग्रीमेंट हुआ है इसके तहत यहाँ पे स्टेट को 1917 क्यूसेक्स ऑफ वाटर यहाँ पे यमुना नदी का यहाँ पे मिलेगा, राजस्थान सरकार, राजस्थान वाले एरिया को, ये ध्यान रख सकते हैं। तो 1917 क्यूसेक्स पानी जो है वो यमुना नदी का किसको मिलेगा, राजस्थान को मिलेगा। कहाँ से मिलेगा, हथनी कुंड। हथनी कुंड कहाँ पे, हरियाणा में है, ये ध्यान रखिएगा। इस एग्रीमेंट के तहत यमुना नदी का पानी राजस्थान के पास 1917 क्यूसेक का पानी जो है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा, ये ध्यान रख सकते हैं। राजस्थान और हरियाणा के बीच में ये आपका एग्रीमेंट 1994 को हुआ था, उसी को लेकर के यहाँ पे ये डिटेल रिपोर्ट जो है वो जारी किया गया है। ठीक है, तो यह ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के तरफ। उसके पहले राजस्थान की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला पंजाब के साथ बाउंड्री टच कर रहा है, हरियाणा के साथ टच कर रही है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये सारे राज्यों के साथ ये अपना बाउंड्री जो है वो आपका शेयर कर रहा है। ठीक है, राजस्थान की अगर हम लोग बात करें तो नॉर्थ इंडिया में ये बेसिकली ये राज्य आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे भजन लाल शर्मा अभी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। जयपुर यहाँ पे का कैपिटल है। राजपुताना एजेंसी पहले ये नाम से जाना जाता था। रोहिड़ा यहाँ की फूल है, ये ध्यान रख सकते हैं। 30 मार्च 1949 को इसका गठन हुआ था। ठीक है, उसी को लेकर के ये आपका राजस्थान को लेकर के पूरा डिटेल्ड में था। न्यू लेथिक साइट अभी यहाँ पे आइडेंटिफाई की गई है। ये न्यू लेथिक साइट जो है आइडेंटिफाई कहाँ पे की गई है, तो चेन्नई के पास स्थित एक गांव है। उस गांव का क्या नाम है, उस गांव का नाम है चेंगलपेट। ठीक है, चिट्टी मेडू पथूर। ठीक है, ये आपका चिट्ठी मडू पथूर, ये एग्जैक्ट नाम है चट्टी मिठू पाथुर।
और ये कहाँ पे, चेंगलपेट, और ये कहाँ पे पड़ता है, ये चेन्नई के पास पड़ता है। तो मद्रास यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ पे ये नवपाषाण स्थल की यहाँ पे खोज की गई, जिसमें बच्चों के दफन अवशेष, दुर्लभ जल हुए भरे पूरे बर्तन, चोल युग के सिक्के मिले हैं। देख सकते हैं क्या क्या यहाँ पे पाया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चाइल्ड के जो बॉडी है वो यहाँ पे दफनाई हुई है, देख सकते हैं। वही सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे मिली हैं। उसी को लेकर के यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वाइंस मिला है, चोल एक के टाइम का, चोल युग के टाइम का सिक्का मिला है, ठीक है। फिर बर्तन मिले हैं, भूरे बर्तन मिले हैं। 2500 3000 ईसा पूर्व का ये बेसिकली जो है ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगा, जहाँ पे भित्ति चित्रों के साथ काले फिसले हुए बर्तन जैसी अनूठी कलाकृतियाँ भी देख सकते हैं। तो ब्लैक स्लाइप्ड वेयर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इसके अंतर्गत। यहाँ पे साफ साफ बोला गया तमिलनाडु के पुरातात्विक इतिहास में अद्वितीय प्रागैतिहासिक सांस्कृतिक प्रथाओं को उजागर करते हुए दुर्लभ जले हुए भूरे बर्तन की खोज के लिए उल्लेखनीय है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ग्रे वेयर डिस्कवरी यहाँ पे पाई गई है बर्तन की, जो कि एक तरह से दर्शाता है प्री हिस्टोरिक कल्चर प्रैक्टिस है जो तमिलनाडु में हुआ करती थी। ये आर्कोलॉजिकल हिस्ट्री के द्वारा, पुरातात्विक इतिहास के में ये सारी बातें जो है तमिलनाडु के बारे में पुराचीन काल में कैसी स्थिति थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे दर्शाया जा रही है, इसके थ्रू पता चल पा रही है, ये ध्यान रख सकते हैं। और मद्रास यूनिवर्सिटीज़ के रिसर्चर्स के द्वारा ये बेसिकली ये चीज़ें जो है इसका पता लगाया गया है नवपाषाण स्थल का, ये ध्यान रखिएगा। चेंगलपेट के पास जो चट्टी मेदु पत्थर जो एरिया है वो बेसिकली चेन्नई के पास आपको ये देखने को मिलेगा, वहीं से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है। अगला अगर हम लोग बात करें तो ये आप देख सकते हैं, ये बेसिकली क्या है, ये कटक का रूपा तरक्सी है, जो कि क्या है, एक बंगलार मुस्लिम को है यहाँ पे जीआई टैग यहाँ पे मिला है। तो देख सकते हैं ताराकसी और बांग्लार मलमल को यहाँ पे जीआई टैग यहाँ पे मिला है। कटक का जो ये बेसिकली क्या है, ये सिल्वर फिलिग्री है, सिल्वर फिलिग्री को यहाँ पे जीआई टैग से यहाँ पे सम्मानित किया गया। इतिहासकारों का मानना है कि तारकसी का काम जो है, इसमें जो बेसिकली जो काम किया गया है, तारकसी का जो काम किया गया है वो बेसिकली 500 साल पहले फारसी से इंडोनेशिया के माध्यम से समुद्री व्यापार के माध्यम से कटक तक पहुंचा था। तो ये जो इसमें कलाकारी की गई है वो बेसिकली फारसी से इंडोनेशिया के थ्रू यहाँ पे 500 साल पहले इसका व्यापार हुआ था, ये पहुंचा था, जो वैश्विक शिल्प कौशल पर जोर देता है, ये ध्यान रख सकते हैं। ये किसके ऊपर जोर देता है, तो ग्लोबल क्राफ्ट्समैनशिप के ऊपर जोर देता है। 17वीं सेंचुरी की अगर हम लोग बात करें तो मुगल बंगाल दुनिया में मलमल के अग्रणी निर्यातक के रूप में उभरा था। तो आप देख सकते हैं मुगल बंगाल जो है वो फोरमोस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द मुस्लिम के रूप में यहाँ पे ये क्या हुआ था, उभर करके सामने आया था। मुस्लिम की अगर बात करें, हैंडस्पन की याद बात करें तो एक हैंड ओवन आपको बंगाल रीजन देखने को मिलेगा, जो कि एक तरह से क्या है, हाथ से बुना सूत बंगाल क्षेत्र में हाथ से बुना जाता है। दुनिया भर में इसकी काफ़ी मांग है, ये ध्यान रख सकते हैं। तो उसी को लेकर के यहाँ पे ये जीआई टैग जो है वो प्रदान किया गया है। अगला जो न्यूज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये न्यूज़ आपको देखने को मिलेगा, गूगल के जीनी जो है एआई रिवॉल्यूशनरीज का गेम यहाँ पे क्रिएट किया गया है, निर्माण में क्रांति जो है वो ले आई है। गूगल का जीन एआई गेम जो है, अब देख सकते हैं एआई को लेकर के अब यहाँ पे गेम का भी निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है। तो गूगल डीप माइंड ने जीनी एआई यहाँ पे पेश किया है। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें आप देख सकते हैं 2D वीडियो गेम्स का यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है, उसको सक्षम बनाता है टेक्स्ट और इमेज के प्रॉम्प्ट में। एक तरह से ये क्या है, ये जीन एआई जो है वो एक तरह से स्पष्ट प्रोग्रामिंग के बिना 2 लाख घंटे के 2D प्लेटफॉर्मर गेम फुटेज का विश्लेषण करके गेम बनाना सीखा है। देख सकते हैं जीनी एआई के द्वारा यहाँ पे 2 लाख घंटे तक 2D परफॉर्मर गेम फुटेज के थ्रू ये क्या कर सकता है, ये गेम बनाना सीखा है। ये जो इनोवेशन है ये क्या करता है, ये गेमिंग और रचनात्मक में नए रास्ते यहाँ पे खोले हैं। गेम और क्रिएटिविटी में नया एवेन्यूज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन दृश्य गुणवत्ता तक सीमित पहुँचे जैसे चुनौतियों का ये सामना करना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं चैलेंजेस लाइक विजुअल क्वालिटी और लिमिटेड एक्सेस में अभी इसको चैलेंज फेस करना पड़ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। तो गूगल का जीन एआई जो है वही गेम क्रिएशंस के रूप में एक क्रांति लाया है, उसी को लेकर के बेसिकली ये आपका न्यूज़ है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, 2D वीडियो गेम जो है टेक्स्ट और इमेज के प्रॉम्प्ट में ये आपको देखने को मिलेगा। ये बेसिकली इमेज प्रॉम्प्ट से 2D वीडियो गेम के डिज़ाइन को यहाँ पे सक्षम बनाता है, उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है।
अगला न्यूज़ यहाँ पे लैंग्वेज को लेकर के आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा कौन सी भाषाएं भारत में बोली जाती हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ है। बहुत ध्यान से समझिएगा। आप देख सकते हैं पूरा ऑल ओवर इंडिया का मैप आपके सामने है। सबसे ज़्यादा भाषा आपको खुद में खुद देखने को मिल रहा होगा। सबसे ज़्यादा भाषा कौन सी बोली जा रही है, आपको देखने को मिलेगा हिंदी। हिंदी आपको देखने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा एरिया जो है वो आपका कवर कर रहा है। लगभग कितने लोग यहाँ पे हिंदी बोलते हैं, तो 52.83 करोड़ लोग जो हैं वो यहाँ पे हिंदी बोलते हैं। 9.72 करोड़ जो हैं वो बंगाली बोलते हैं। 8.30 करोड़ यहाँ पे स्पीकर जो है मराठी बोलते हैं। 8.11 तेलुगु बोलते हैं। 6.90 करोड़ यहाँ पे तमिल बोलते हैं। 5.54 करोड़ यहाँ पे गुजराती बोलते हैं। 5.07 करोड़ यहाँ उर्दू बोलते हैं। 4.37 करोड़ यहाँ पे कन्नड़ा बोलते हैं। और 3.75 यहाँ पे उड़िया बोलते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे टॉप 10 आपके सामने यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि भाषाएं यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो भारत में बोली जाती है उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है। तो आई होप ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से आपने सुना होगा। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, देखते कितने लोग अच्छे से सारे लेक्चर्स को सुने हैं। सबसे पहले मुझे बताइएगा, ये नवपाषाण युग का जो साइट यहाँ पे पाया गया है, ठीक है, वो उसका लोकेशन क्या है, किस लोकेशन में ये आपका पाया गया है, ये मुझे बताइएगा। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन, इंडिया का जो यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, उसका यहाँ पे जो गठबंधन हुआ है, जो सहयोग हुआ है, वो किस कंट्री के साथ, किस पेमेंट इंटरफेस के साथ हुआ है, उसका नाम मुझे बताइएगा यहाँ पे। तीसरा, हिंदी स्पीकिंग पीपल कितने लोग हैं भारत में, वो आपको बताना है। नंबर्स आपको बताने हैं कितने लोग हैं। चौथा, कितने फीट ऊंचा महाराणा प्रताप का स्टैचू जो है, जिसका अनावरण यहाँ पे हैदराबाद में हुआ है, तेलंगाना में, उन वो आपको बताना है। यानी ये आपको बताना, हाइट ऑफ स्टैचू बतानी है कि उस स्टैचू की हाइट कितनी है, ये आपको बताना है। लोकेशन भी बता दीजिएगा किस जगह पे ये बेसिकली इसका अनावरण हुआ है। तो ये आपके 4 क्वेश्चन से जल्दी से जल्दी आंसर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आता है। बाकी ये था आपका आज का करंट अफेयर। आई होप आपको बहुत अच्छा से क्लियर हुआ होगा। ये साहस सीरीज़ है, डेली बेसिस के सुबह 8 बजे होता है। जो नए लोग हैं डेली बेसिस का ज्वाइन कर लीजिएगा यूट्यूब चैनल पीएससी जल्दी में। जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी ज्वाइन हो सकें और डेली बेसिस पे ये क्लासेस कवर कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।